हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सुजलाम सुफलाम कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान पॉलिटी की, और माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कि बहुत दिनों से क्लास नहीं ले पाया। उसके दो तीन कारण हैं, जैसे होली की छुट्टियां आ गई थी, और दूसरी बात, कई मेरे दोस्तों का फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन भी हुआ था, और हमने एक छोटा सा डेमो डीवी भी रखा था। मतलब उनके डीवी जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है हमारे सिटी में से, उनका डीवी चेक करना है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या कमी है उनके, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है तो क्या होगा वहाँ पे, कब तक वहाँ पर सबमिट करवाना जरूरी है, वो सब थोड़ी क्वेरी थी। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम थोड़ा बिजी थे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, और हमारे उनमें से कई हमारे दोस्त भी थे, तो थोड़ा हेल्प करना बनता है दोस्तों का। तो फाइनली आज हम वापस शुरू कर रहे हैं हमारी राजस्थान पॉलिटी की क्लास है। तो राजस्थान पॉलिटी की हमारी जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था राज्य कार्यपालिका के बारे में। आज हमारा दूसरा टॉपिक है राज्यपाल के बारे में। तो राजस्थान की आप मोस्टली कई गाइडें उठाओगे या कई कोचिंग्स देखोगे ना, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वहां पर आपको राजस्थान पॉलिटी का टॉपिक शुरू होते हुए मिलेगा राज्यपाल से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है राज्य कार्यपालिका। भले ही वो छोटा है, एक पेपर का 1.5 पेपर का टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार उसमें से सवाल बन जाते हैं और कई भर्तियों में बने भी हैं। तो वो टॉपिक हमने पिछली वीडियो में करवा दिया है, आप जाके देख लीजिएगा, और आपको यहीं पे एक बार रिवीजन भी करवा लेते हैं उस टॉपिक का। फिर हम शुरू करेंगे राज्यपाल। ये देखो हमारी बुक है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है, मेरे द्वारा ही लिखी गई है ये बुक, तरुण प्रजापति। और आपको इस बुक में बहुत शानदार, ये हमारा फर्स्ट एडिशन है, और बहुत शानदार तरीके से आपको मैटर देखने को मिलेगा डायग्राम के रूप में। और ये देखो, ये राज्य कार्यपालिका, देखो ये हमने पढ़ी थी राज्य कार्यपालिका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार सवाल बन जाते हैं। एक बार आपको इसका रिवीजन करवा देते हैं वापस, ठीक है, शॉर्ट तरीके से। ये देखो कार्यपालिका का अर्थ, कार्यपालिका वह शाखा होती है जो विधायिका संसद अथवा विधानमंडल, संसद केंद्र के मामले में, विधानमंडल राज्य के मामले में विधेयकों को प्रस्तुत करने, कानूनों को लागू करने, सरकारी नीतियों को कार्यरूप देने एवं प्रशासन चलाने का काम करती है। साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में कहे तो कार्यपालिका शासन प्रशासन का वह अंग है जो कानूनों को कागज से निकालकर धरातल पर लागू करती है। ठीक है, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरे को बोल सकते हैं स्थायी या नौकरशाही कार्यपालिका। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है ना, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चुने हुए होते हैं, निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित इलेक्टेड चुने हुए, और सरकार बदलने पर पद छोड़ देते हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, वो सब हो गया, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल्स वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने पिछली वीडियो में बताई है, इसका पूरा टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप पिछली वीडियो देखिएगा। हम बस यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। जैसे स्थायी नौकरशाही में आते हैं अनिर्वाचित, नॉन इलेक्टेड, अचुने हुए। सरकार बदलने पर भी पद पर बने रहते हैं, जैसे प्रशासनिक अधिकारी हो गए, IAS, IPS, IFS। ठीक है, और है कि संघीय कार्यपालिका का निर्माण किन किन से होता है और राज्य कार्यपालिका का निर्माण किन किन से होता है। संघीय कार्यपालिका में 5 मेंबर्स होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। और प्रांतीय या राज्य कार्यपालिका का निर्माण 4 से होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। बस इसमें एक ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति एक्स्ट्रा है। वो क्यों है? जैसे कि सेंट्रल की राजनीति है ना, वो स्टेट की राजनीति को रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे मान लो वहाँ पे कोई काम राष्ट्रपति का है तो यहाँ पे राज्यपाल का है, वहाँ पे कोई काम प्रधानमंत्री का है तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का होगा स्टेट लेवल पे। तो देखो, यहाँ पे राष्ट्रपति आ गया, यहाँ पे राज्यपाल आ गया, यहाँ पे प्रधानमंत्री आ गया, यहाँ पे मुख्यमंत्री आ गया, यहाँ पे मंत्रिपरिषद आ गया, यहाँ पे वापस मंत्रिपरिषद आ गया, यहाँ पे महान्यायवादी आ गया, यहाँ पे महाधिवक्ता आ गया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराज्यपाल जैसा स्टेट लेवल पे कोई पद नहीं होता है, और उपराज्यपाल होता है लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। और राजस्थान हमारा चूंकि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो यहाँ पर उपराज्यपाल की व्यवस्था भी नहीं है। तो आगे चलते हैं। ये है भारतीय संविधान में केंद्र की तरह राज्य में भी संसदीय शासन की व्यवस्था की स्थापना की गई है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था में राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक, औपचारिक या नाम मात्र का प्रदान
कौन होता है? राज्यपाल। मैं राज्य के संबंध में बात कर रहा हूँ। सेंट्रल में होगा राष्ट्रपति, ठीक है। संवैधानिक प्रधान कह दो, औपचारिक प्रधान कह दो, नाममात्र प्रधान कह दो, कौन होता है? राज्यपाल। फिर होता है वास्तविक प्रधान, मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद होती है वास्तविक। और फिर है संवैधानिक प्रावधान, राज्य की कार्यपालिका के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, राज्य की कार्यपालिका के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। ये भाग 6 में दिए हुए हैं राज्य कार्यपालिका के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। अध्याय 2 है और अनुच्छेद 153 से 167 है। ये दो तो आप रट्टा ही मार लेना, 100 भाग 6 और अनुच्छेद ये 153 से 167 कई बार परीक्षाओं में पूछा है क्या। और ये हमारे छोटा सा टॉपिक था राज्य कार्यपालिका का। ये आपको दिखने में छोटा लग सकता है, लेकिन पिछली वीडियो में जब हमने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था ना, तो लगभग आधे घंटे का वीडियो बना था। अब वो वीडियो देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ है। और अब हमारा दूसरा टॉपिक हम शुरू करते हैं राज्यपाल का। राज्यपाल का ये रहा। राज्यपाल, जब हम ये नाम सुनते हैं राज्यपाल का, तो अधिकांश छात्रों को या आम नागरिकों को तो छोड़ ही दो, उनको तो एजुकेशन से कई पिछड़े हुए लोग भी हैं हमारे समाज में, और उनको ज़्यादा पॉलिटी या राजनीति के बारे में पता भी नहीं है। वो तो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने जाके भी, मैंने कई गाँव के लोगों को देखा है जो ऑफिसों में जाते हैं ना, बाबू होते हैं, अफसर तो छोड़ो, कलेक्टर एसडीएम तो छोड़ो, बाबू होते हैं ना, उनके सामने भी ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हुए रहते हैं। तो एक्चुअली राजनेताओं को और प्रशासनिक अधिकारियों को हाथ जोड़ना चाहिए पब्लिक को, क्योंकि उनके टैक्स के पैसों से उनको सैलरी मिलती है। लेकिन ये बन गई हमारे समाज की धारणा कि भाई जो पद पर है वो ताकतवर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो राज्यपाल, जब हम ये राज्यपाल का नाम सुनते हैं, और तो हमारे मन में एक ही धारणा आती है कि राज्यपाल होता कौन है, इसका क्या काम है। जब वास्तविक शासन संचालन मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के माध्यम से होता है, जैसे कि आप देख लो कई विभागों के अलग अलग मंत्री भी हैं, वो उनके प्रशासनिक अधिकारी, अलग अलग विभागों के प्रशासनिक अधिकारी उन मंत्रियों के नीचे काम करते हैं, तो फिर राज्यपाल की क्या आवश्यकता है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है, जैसे अगर मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक और असली मुखिया है, तो फिर राज्यपाल की क्या आवश्यकता है, राज्यपाल की भूमिका क्या है और ये क्यों जरूरी है। क्या ये अनावश्यक पद तो नहीं है? क्या इस पद को संविधान में अनावश्यक ही शामिल किया गया है? अगर अनावश्यक नहीं है तो राज्यपाल की भूमिका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से निम्न मतलब नीचे क्यों है। तो इस टॉपिक में हम वही चर्चा करेंगे। और राज्यपाल टॉपिक ही आपको पता हो तो बड़ा है, इसको हम एक वीडियो में पूरा नहीं कर सकते। मैं आपको राज्यपाल का फिलहाल प्रारंभिक परिचय, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो मैं आज आपको बताऊं। बाकी हम शुरू में राज्यपाल के जो अनुच्छेद वगैरह हैं, राज्यपाल जो जो हमारे आज तक राज्यपाल हुए हैं, उन राज्यपाल जैसे कि उनकी राज्यपाल की विशेषताएं हैं, मैं सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है, अगर मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक और असली मुखिया है, तो फिर राज्यपाल की क्या आवश्यकता है, राज्यपाल की भूमिका क्या और ये क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात को, राज्यपाल का पद ये कहाँ से लिया गया, इसका विचार कहाँ से आया संविधान सभा को कि भाई राज्यपाल का पद भी होना चाहिए, उसके ये कार्य होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो हमारे राज्यपाल का पद था ना, वो लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये देखिए, भारतीय संविधान में राज्यपाल पद का प्रावधान, देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैं आपको दूर करूंगा। और यहाँ से मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं, आप इस टॉपिक को सरल मत लेना। इन 2 लाइनों से है ना, राजस्थान लेवल के सवाल छोड़ो, अदर स्टेट लेवल के सवाल छोड़ो, यूपीएससी लेवल के सवाल बने हैं, यूपीएससी प्री मेंस में सवाल आए हैं। तो ये भारतीय संविधान में राज्यपाल पद का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। मतलब जो पद का प्रावधान है, जैसे कि भारत में राज्यपाल नाम का राज्य लेवल पर कोई पद होना चाहिए, वो कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। मतलब
अंग्रेजों ने जब हमारे ऊपर भारत शासन अधिनियम 1935 का कानून लागू किया था तो उसमें राज्यपाल पद का प्रावधान था, तो संविधान सभा ने वहां से हूबहू इस प्रावधान को उठा लिया क्या। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, ये तो है राज्यपाल पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। लेकिन उस समय जो होता था ना, जो राज्यपाल सीधे जनता द्वारा या फिर ब्रिटिश आधिपत्य द्वारा चुना हुआ होता था। जैसे ब्रिटेन का कोई आदमी हो गया, मतलब अंग्रेजों का कोई आदमी हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई आदमी हो गया, वो पद का। लेकिन संविधान सभा के मन में ये आया कि भाई हम राज्यपाल की नियुक्ति कैसे करेंगे, तो भारतीय संविधान में राज्यपाल पद का प्रावधान तो लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया राष्ट्रपति या केंद्र द्वारा। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है या इनडायरेक्टली केंद्र सरकार कह दो, वही हो गया, राष्ट्रपति या केंद्र द्वारा कनाडा के संविधान से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान तो सबसे पहली बार नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति या फिर केंद्र, ठीक है। तो उसकी नियुक्ति का प्रावधान कर्नाटक के संविधान से लिया गया। मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। जैसे कि भारतीय संविधान में राज्यपाल का कोई पद होना चाहिए, ये बात कब से ली गई, भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन उस राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा होगी, इसका प्रावधान कहां से लिया गया, वो लिया गया कर्नाटक के संविधान से, ठीक है। नोट, एक नोट लगा के लिख देना। जबकि अन्य संघात्मक देशों जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, में राज्यपाल सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। समझ में आया। जैसे अदर जो कंट्रीज है, संघात्मक देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पर राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा होता है। जैसे हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, एमएलए, एमपी का चुनाव होता है, वैसे वैसे वहां पे राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे देखा होगा कि भाई हमारे द्वारा राज्यपाल का चुनाव नहीं किया जाता है, मतलब आम नागरिकों द्वारा, वो सीधे केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट्स होते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है कि भाई संविधान सभा को केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल के प्रावधान को अपनाना पड़ा, मतलब क्यों जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जा सकता था राज्यपाल को। इसके 4-5 कारण से है। ये देखिए, संविधान सभा ने राज्यपाल की नियुक्ति को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे संघात्मक देशों की तरह सीधे जनता द्वारा चुनने के प्रावधान को क्यों नहीं अपनाया। ये देखो, संविधान सभा ने राज्यपाल की नियुक्ति को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे संघात्मक देशों की तरह सीधे जनता द्वारा चुनने के प्रावधान को क्यों नहीं अपनाया, कर्नाटक के संविधान को ही क्यों अपनाया। इसके पीछे कई कारण है। जैसे आइए थोड़ी कारण पे नजर देख लेते हैं। 4-5 कारण से। सबसे पहला कारण जो हमारा मतलब बोल सकते हैं भारतीय संविधान बनाने का, या आज तक हमने जो भी पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ी है उसमें ये एक कारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये कारण आपको लगभग हिस्ट्री पॉलिटी में लगभग टॉपिकों में मिल जाएगा। ये देखिए, स्वतंत्रता और विभाजन के समय, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 और बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस समय स्वतंत्रता और विभाजन के समय देश में सांप्रदायिक तनाव तथा हिंसा की स्थिति चरम पर थी, जिस कारण संविधान सभा को यह आभास हो गया था कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है तथा राज्यों में संवैधानिक प्रमुख अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो तो केंद्र सरकार स्थिति को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी भूमिका निभा सके। समझ में आया। जैसे हमारा देश जब आजाद हुआ था, विभाजन का समय था, भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, जब हिंसा की स्थिति चरम पर थी, सांप्रदायिक तनाव बने हुए थे और लाखों सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, तो संविधान सभा के सामने ये प्रश्न आया कि यदि भविष्य में भी ऐसा होता है, और भारत के मतलब उस समय टुकड़े हुए थे भारत और पाकिस्तान, तो संविधान सभा के मन में ख्याल आया कि भाई भविष्य में ऐसा ना हो कि अदर स्टेट को या किसी भविष्य में किसी अन्य राज्य को भारत से अलग होना पड़े, या फिर वो ऐसे आंदोलन करे, या फिर किसी भी प्रकार से इन प्रकार से लोग भारत से अलग होने की चेष्टा रखे। इसके लिए केंद्र सरकार का मजबूत होना आवश्यक है। इसलिए राज्यों में केंद्र द्वारा अपॉइंटमेंट, केंद्र द्वारा नियुक्त कोई एक अधिकारी या फिर
संवैधानिक पद कह दो, वो होना चाहिए। केंद्र सरकार स्थिति को नियंत्रित करने तो प्रभावी भूमिका निभा सके, ठीक है। दूसरा कारण यह है, यदि राज्यपाल को सीधे जनता द्वारा चुन लिए जाने के प्रावधान को शामिल कर लिया जाता तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की प्रमुखता स्वीकार करने के बजाय स्वयं ही शक्ति का केंद्र बनना पसंद करता। मतलब यह है कि अगर राज्यपाल को सीधे जनता द्वारा चुन लिया जाता, मतलब जैसे हम चुनते हैं एमएलए एमपी को, फिर वो विधानसभा में जाते हैं एमएलए, फिर वहां से मुख्यमंत्री साहब का अप्रत्यक्ष रूप से चयन होता है। उसी तरह यदि राज्यपाल का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा कर लिया जाता प्रत्यक्ष रूप से, तो फिर मुख्यमंत्री में और राज्यपाल में क्या फर्क रह जाता? फिर वो दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, नहीं ताकतवर मैं हूँ, ताकतवर मैं हूँ, शासन मैं चलाऊंगा, शासन मैं चलाऊंगा, ये मेरी बात होगी, यहाँ पे मेरी बात होगी, फिर वो झगड़ा होता। फिर वही है कि मैं मुख्यमंत्री की प्रमुखता स्वीकार करने के बजाय स्वयं शक्ति का केंद्र बनना पसंद करता। फिर है तीसरा कारण, यदि राज्यपाल को सीधे जनता द्वारा चुन लिया जाता तो इस पद पर चुना जाने वाला व्यक्ति किसी दल अथवा गठबंधन से जुड़ा होता, जिससे राज्यपाल की तटस्थ रहने की स्थिति प्रभावित होती, जो कि राज्य के शासन के लिए अच्छा सिद्ध नहीं होता। जैसे कि आज हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं भजनलाल जी शर्मा, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हमारे जो पिछले मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी जिन्हें कई लोग जननायक के नाम से भी जानते हैं, और वाकई उनका कार्य काबिले तारीफ है। और वो हमारे मुख्यमंत्री साहब थे तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वैसे वैसे यदि राज्यपाल को भी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुन लिया जाता तो फिर मुख्यमंत्री में और राज्यपाल में क्या फर्क रह जाता? वो मतलब जैसे मुख्यमंत्री किसी पार्टी से किसी गठबंधन से जुड़ा हुआ होता है, वैसे वैसे राज्यपाल की स्थिति हो जाती, वही बात है। फिर है राज्यपाल को केवल औपचारिक एवं संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभानी थी। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि औपचारिक प्रधान कह दो या संवैधानिक प्रधान कह दो, वो कौन होगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल को केवल औपचारिक एवं संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभानी थी, इसलिए अन्य निर्वाचन उम्मीदवारों के जैसे एमएलए एमपी मुख्यमंत्री जैसे अन्य निर्वाचन उम्मीदवारों के जैसे उसके चुनाव पर अत्यधिक धन एवं समय खर्च करना तथा अनावश्यक जटिलताओं को आमंत्रित करना अनावश्यक था। ठीक है, मतलब कि जब केंद्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है तो फिर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाने की क्या आवश्यकता है? जैसे आपने देखा होगा एमएलए एमपी के चुनाव में भाई बहुत अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होता है, आपको पता ही है अंदर की बात क्या है, पैसे बंटते हैं, शराब बंटती है, इनाम दिया जाते हैं, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। तो वैसी की वैसी स्थिति राज्यपाल के चुनाव में हो जाती, तो जो कि समय और अनावश्यक धन और अनावश्यक समय की बर्बादी होती वो। ठीक है, हाँ क्या हुआ? बॉयफ्रेंड फ्रेंड क्या हुआ? क्या बोल रही है? फोटो लाइक नहीं की? किसने? फ्रेंड ने? लड़का या लड़की? लड़का है भाई, लड़का है और दोस्त भी है, तो लड़के को इंग्लिश में बॉय बोलते हैं, दोस्त को फ्रेंड बोलते हैं, तो बॉयफ्रेंड ही हो गया ना वो। फोटो लाइक नहीं की? अच्छा तो क्या हो गया? फोटो लाइक नहीं की क्या हो गया? अच्छा इसलिए कल नहीं आई थी क्लास में? देखो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमेशा है ना टेक फ्री टाइम से जियो। टेक या फिर कोई उसको टच भी बोलता है, टेक फ्री टाइम। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ टेक फ्री टाइम क्या है। टेक फ्री टाइम ये साइकोलॉजी में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ये टेक फ्री टाइम। इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे को देखकर सोशल मीडिया पर कंपेयर ना करना। सबसे पहले इसका मतलब यही होता है कि भाई एक दूसरे को देखकर सोशल मीडिया पर कंपेयर ना करें। जैसे कि मान लो कोई और रिलेशंस है, जैसे कि तुम्हारे फ्रेंड हो गई, या फिर मान लो कोई अनजान आदमी भी है, जैसे आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, कुछ भी
चला रहे हो सोशल मीडिया ऐप्स, इंस्टाग्राम भी चलाओ, आजकल वही पॉपुलर चल रहा है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वगैरह। मैं तो ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे मान लो किसी ने फोटो लाइक कर दी तो फिर अक्सर मैंने देखा है कि भाई अदर्स कपल्स में झगड़ा हो जाता है कि भाई देखो वो वहाँ घूमने गए, उसने उसकी फोटो लाइक की, उसने उसकी फोटो पर कमेंट्स किए, मतलब वो वहाँ घूमने गए, वो वहाँ पे आज मूवी देखने गए, वो वहाँ पर आज डिनर करने गए। तो एक बात याद रखना, मैं आपको बहुत शानदार बात बता रहा हूँ आज, कि भाई सोशल मीडिया है ना सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है, रियलिटी नहीं दिखाता। क्या सोशल मीडिया सोशल मीडिया सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है। हाइलाइट्स का मतलब आपको पता है? जैसे कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, आपका ये उदाहरण देते हैं, आप कोई नोट्स पढ़ रहे हो, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो अपने पढ़ाई से रिलेटेड, उसमें आप एक लाइन को अंडरलाइन करते हैं, हाइलाइटर से मार्क करते हैं कि भाई ये टॉपिक मुझे बाद में पढ़ना है या फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर आप दोबारा जब उस किताब को खोलोगे ना, उस पन्ने को खोलोगे, तो आपकी नज़र सीधे वहाँ पड़ेगी। क्या वैसा कि वैसा रियल लाइफ में है। सोशल मीडिया पे जो फोटोज वीडियोस डाले गए ना, वो हाइलाइट्स है, उसके बाद जीवन की किताब में क्या है किसी को नहीं पता, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। सिर्फ आप एक सोशल मीडिया की फोटो और वीडियो को देखकर मतलब कंपेयर कर रहे हो अपने रिलेशन से। क्या और जरूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे खुश दिख रहे हो तो वो रियल लाइफ में भी खुश हों। क्या और जरूरी नहीं है कि आपने सोशल मीडिया पर फोटो नहीं डाली लेकिन रियल लाइफ में भी आप खुश नहीं हो। कभी किसी के साथ कंपेयर ना करें। मैंने एक बात पढ़ी थी, मतलब पढ़ी क्या थी, किसी इंटरव्यू में सुनी थी यार, कोई डायरेक्टर थे मूवी के, तो बहुत शानदार शानदार मूवी बनाई थी उन्होंने। कौन थे यार वो जिन्होंने बहुत बहुत फेमस फिल्में भी की है? एस एस राजा मौली साहब, एस एस राजा मौली, बहुत शानदार शानदार फिल्में की उन्होंने, बाहुबली जैसी आपने देखी होगी। तो उनकी एक स्टेटमेंट्स है, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि सर फिल्म, उनसे किसी ने पूछा था इंटरव्यू में कि सर फिल्मों की जिंदगी और असल जिंदगी में क्या फर्क है? तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई फिल्मों की जिंदगी जिंदगी नहीं होती और असल जिंदगी फिल्मों से नहीं होती। क्या बहुत शानदार बात कही थी उन्होंने। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपने रिलेशन से कभी भी अनहैप्पी फील ना करें। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि दूसरों के हाइलाइट्स को देखकर, मतलब सोशल मीडिया के फोटोज वीडियोस को देखकर कभी भी अपने रिश्ते को कंपेयर ना करें। क्या पता उनकी असल जिंदगी में क्या चल रहा हो और आप अपनी असल जिंदगी में खुश तो हो, लेकिन उनके हाइलाइट्स फोटोज और वीडियो को देखकर अपनी जिंदगी में कलेश मचा लो। तो ऐसा नहीं करना है। अगर मान लो कभी कुछ प्लान करना भी है, कुछ सोचना भी है, तो एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से मतलब डिस्कस करें, एक दूसरे बिना सोशल मीडिया के एक दूसरे से बात करें। मतलब ना फोन हाथ में है, अपने जो भी रिश्ता है, मान लो जरूरी नहीं है कोई रिलेशन मतलब अदर रिलेशन का ही हो जो आप सोच रहे हैं, भाई बहन का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब फोन साइड में रखें, साथ में बैठ के बात करें, परिवार में साथ में बैठ के बात करें। आजकल क्या होता है ना, मैंने कई जगह देखा है, पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में बहुत बदलाव आ गया है। जैसे कि मैं किसी और का उदाहरण नहीं लेना चाहूंगा, मैं मेरी पर्सनल लाइफ का ही उदाहरण ले लूँ, मेरा खुद का ही उदाहरण ले लूँ, और लगभग जो मेरा उदाहरण है वो आजकल हर घर के उदाहरण में देखने को मिलेगा आपको। पूरे परिवार में साथ बैठे हैं, पापा सोफे पे बैठे हैं, सिस्टर इधर बैठी है, मम्मी उधर बैठी है, भैया इधर बैठे हैं, मैं इधर बैठा, कोई टीवी देख रहा है, दो चार बाकी दो तीन फोन चला रहे हैं, बाकी मम्मी घर का काम कर रही है। मतलब मैंने सोशल मीडिया पे कोई फोटो डाली, पास में बैठी हुई मेरी सिस्टर या मेरे भैया लाइक कर रहे हैं, मेरी सिस्टर ने कोई फोटो डाली तो मैं वहां पे जाके कमेंट कर रहा हूँ, या मेरे भैया या दीदी उस फोटो पे कमेंट कर रहे हैं, हंस रहे हैं, फोन में फोटो देख के हंस रहे हैं।
मतलब आजकल ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये जिंदगी का डार्क वेब है। डार्क वेब का नाम आपने सुना होगा, जो इंटरनेट का डार्क वेब है, जहाँ पर आपको हर तरह की इनलीगल चीजें उपलब्ध हो जाएगी जो सरकार के द्वारा बैन है। वो डार्क वेब आपकी जिंदगी में ये सोशल मीडिया और ये मोबाइल और इंटरनेट है। मतलब परिवार पास में तो है, शारीरिक रूप से पास में है, मानसिक रूप से पास में नहीं है, पास में बैठ के भी दूर है। तो मेरा कहना मानिए ना, आप फोन चलाइए, टेक्नोलॉजी चलाने के लिए बनी है, यूज करने के लिए बनी है। आप 24 घंटे फोन चलाइए, जहाँ आप मतलब आपकी जितनी मर्जी हो चलाइए, पढ़ाई कीजिए, दोस्त के साथ घूमिए, वो भी कीजिए, सब कीजिए, लेकिन घर पर 24 घंटे में से घर पर का मतलब है आपके मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, आपकी पत्नी हो गई, जो भी है, आपका कोई भी रिलेशन जिसे आप खास समझते हो, मान लो कोई दोस्त भी हो गया, लड़के का लड़का, लड़की की लड़की दोस्त, ठीक है, 24 घंटे में से आधा घंटा 1 घंटा निकाल कर उनके साथ टेक फ्री रहिए। टेक फ्री मतलब नो सोशल मीडिया, नो मोबाइल्स, नो इंटरनेट। दोस्तों के साथ घूमने जाए या तो फोन घर पे रख दीजिए, फिर जाइए घर वालों के साथ बैठ के बातचीत करें, फोन साइलेंट करके चार्ज में लगा दीजिए, साइड में रख दीजिए, फिर उनके साथ बैठ के बातचीत करें आधा घंटा 1 घंटा। या फिर मान लो पति पत्नी से बात कर रहे हो, पत्नी से बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, फोन दूर रख दीजिए, बात कीजिए। और मेरा कहने का यही मतलब है कि दूसरों के रिलेशंस को कंपेयर ना करें अपने रिलेशन से। क्या आजकल जिंदगी ऐसी चल रही है ना, दिखावे की जिंदगी, बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है, बाहर जो दिख रहा है वो अंदर है नहीं। क्या इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ठीक है, तो अपने रिलेशंस के साथ क्वालिटी टाइम बिताए, उनके साथ फिजिकली प्रेजेंट रहे, मेंटली प्रेजेंट रहे। फिजिकली तो होते हैं, मेंटली नहीं होते, उनके साथ मेंटली प्रेजेंट रहे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। और यही जिंदगी की असली खुशियां हैं। बाकी तो हाइलाइट्स क्या हैं, सोशल मीडिया पे फोटो डाल भी देंगे, नहीं भी डालेंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अगर आप असल जिंदगी में ही खुश नहीं है अपने रिश्ते से, तो फिर सोशल मीडिया पे दुनिया को हैप्पीनेस दिखाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ चल रहे थे हम, कहाँ थे भाई? ये हमारा राज्यपाल, ये हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल का। ठीक है, ये तो आप रट्टा मार लेना भाई, ये जो आगे वाला टॉपिक मैं करा रहा हूँ ना, ये रट्टा ही मार लेना। लगभग हमारे राजस्थान में मान लो राजस्थान लेवल की 10 परीक्षाएं होती है किसी भी प्रकार की, तो राज्यपाल का इसमें से मतलब लगभग 7 से 8 परीक्षाओं में इस एक टॉपिक से सवाल आता ही आता है। ये देखिए, राज्य के संबंध में राज्यपाल की भूमिका एवं अतिरिक्त प्रभार। राज्य के संबंध में राज्यपाल की भूमिका एवं अतिरिक्त प्रभार, इसको आप घोट दीजिएगा, एक एक चीज आपको मुंह पे याद होनी चाहिए। जैसे राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, वास्तविक जबकि कौन होता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये तो हमने पिछली वीडियो में बताया। ठीक है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। फिर दूसरी बात है राज्य विधानमंडल एवं कार्यपालिका का अभिन्न अंग। राज्य विधानमंडल एवं कार्यपालिका का अभिन्न अंग। कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, राज्य कार्यपालिका में कौन कौन होता है, अभी बताया था मैंने। फिर है यहाँ से लेके यहाँ तक रट्टा मार लेना, राज्य के सभी विद्यालयों के कुलाधिपति। राज्य के सभी विद्यालयों के कुलाधिपति। फिर है पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष। ये सवाल तो न जाने कई बार पूछा हुआ है, हजारों बार पूछा हुआ है कि पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? वो दे देगा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और कोई अदर ऑप्शंस दे देगा क्या। फिर है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान शाखा के अध्यक्ष। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान शाखा के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल। फिर है राजस्थान स्काउट एवं गाइड के संरक्षक होते हैं, अध्यक्ष नहीं संरक्षक, ध्यान रखना। वहां पे वो 2-3 ऑप्शन दे देगा। राज्यपाल राजस्थान की स्काउट गाइड के होते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संरक्षक, सभापति, और कोई ऑप्शन दे देगा संरक्षक।
राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष या सभापति। राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष या सभापति दोनों एक ही बात है, ठीक है। मतलब कहीं कहीं आपको कहीं कहीं गाइडा में अध्यक्ष लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं सभापति लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए। फिर है राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के लाभ हेतु समामेलित निधि की प्रबंध समिति के अध्यक्ष, ये भी याद रखना। राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के लाभ हेतु समामेलित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल। ये आप 6 पॉइंट तो रट्टा मार लेना भाई, आपको लगभग हर परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। देखो वापस बता देता हूँ आपको। राज्य के सभी विद्यालयों के कुलाधिपति, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान शाखा के अध्यक्ष, फिर राजस्थान स्काउट गाइड के संरक्षक होते हैं, सैनिक बोर्ड के राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष या सभापति होते हैं, फिर राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के लाभ हेतु समामेलित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ये 6 लाइन रट्टा मार लेना भाई, बहुत काम की है। फिर है राज्यपाल के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है राज्यपाल का। संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है भाई? भाग 6 में दिए हुए हैं, भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का टॉपिक है। फिर अध्याय 2 में दिए हुए हैं, फिर अनुच्छेद 153 से 162 है, क्या अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक, उसमें सब राज्यपाल कार्य सत्या वो सब दिए हुए हैं, नियुक्ति वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे संवैधानिक प्रावधान, मतलब कल अनुच्छेद से शुरू करेंगे। अब आपकी क्लास से रेगुलर आएगी, थोड़ा हम 4th ग्रेड के लिए बच्चों के लिए डीबी में थोड़ा व्यस्त हो गए थे, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये पीडीएफ आपको पूरी होने के बाद किताब आपको मार्केट में बहुत जल्द देखने को भी मिलेगी, बहुत शानदार तरीके से किताब बनाई हुई है। और बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कोई अगर आपकी शिकायत हो, कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।